यहाँ कोश के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास की जीवनी का अंश स्मरण आता है कि अप्रैल 1910 से कोश जम्मू गया। पंडित रामचंद्र शुक्ल और अमीर सिंह जम्मू पहुंच गए। भट्ट जी ने और लाला जी ने एक एक मास का समय मांगा। अमीर सिंह जी के जम्मू पहुंचने के 4-5 दिन बाद ही काशी में उनकी स्त्री मर गई। वे लौट आए, अकेले शुक्ल जी बचे। मई के अंत में भट्ट जी पहुंचे, उन्हीं के साथ अमीर सिंह जी भी लौट आए, पर लाला जी जम्मू पहुंच ही ना सके। अक्टूबर में सीढ़ी से गिरने से भट्ट जी की टांग टूट गई। वे छुट्टी लेकर चले गए। इसके बाद भी जब बीमार होकर बाबू अमीर सिंह काशी लौट आए, तब जम्मू में फिर अकेले शुक्ल जी बचे। 1912 में भट्ट जी और लाला जी फिर आ गए। बाबू जगमोहन वर्मा एक और सहायक संपादक नियुक्त हुए। 1913 से शुक्ल जी जब सहायकों के दिन भर के कामों को दोहराकर एक रूपता देने के लिए नियुक्त किए गए, उसी वर्ष भट्ट जी के हटने पर बाबू रामचंद्र वर्मा रखे गए। 1918 में अर्थ संकोच के कारण बाबू जगमोहन वर्मा, लाला भगवान दीन और बाबू अमीर सिंह इस्तीफा देकर अलग हो गए। बच रहे शुक्ल जी और रामचंद्र वर्मा। इस प्रकार 1927 में कार्य समाप्त हुआ। यदि शुक्ल जी सरीके विद्वान की सहायता न प्राप्त होती तो केवल 1 या 2 संपादकों की सहायता से यह कोश प्रस्तुत करना असंभव ही होता। 1908 और 1927 की इस अवधि, जो लंबी अवधि थी, इसमें शुक्ल जी बाबू राधाकृष्ण दास का जीवन चरित्र, फ्रेडरिक पिनकार्ट जो ये भी 1908 में लिखा, उपन्यास 1910, भाषा की शक्ति 1912, आदर्श जीवन 1914, भाव या मनोविकार 1912 से 18, नॉन कॉपरेशन एंड द नॉन मर्केंटाइल क्लासेस लेख 1921, विश्व प्रपंच 1921, गोस्वामी तुलसीदास और भ्रमर गीत सार 1922, महाकवि सूरदास, जायसी ग्रंथावली और बुद्ध चरित्र 1924 और वीर सिंह देव चरित्र 1926 लिखकर प्रकाशित करा चुके थे। इनके अतिरिक्त प्रकृति प्रबोध 1923, हृदय का मधुर भाव 1924, आमंत्रण 1925, हर्षोद्गार 1925, हृदय का मधुर भार 1926, गोस्वामी जी और हिंदू जाति 1927 शीर्षक कविताएं भी हिंदी साहित्य को दे चुके थे। यहाँ रामचंद्र शुक्ल के साहित्येतर विचारों को उनके भतीजे और जीवनीकार चंद्रशेखर शुक्ल के शब्दों में जान लिया जाए। आप बताते हैं कि गांधी जी के समान शुक्ल जी भी वर्णाश्रम के समर्थक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते। धब्बूपन को वे व्यापार में ठीक है, लेकिन राजनीति में अनुचित समझते थे। बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों के शुक्ल जी विरोधी थे। विधवा विवाह के पहले वे विधवा की राह लेना मुख्य मानते, किंतु इन तीनों प्रश्नों को ऊंची जाति के हिंदुओं और मुसलमानों का ही प्रश्न मानकर उतना महत्व नहीं देना चाहते थे जितना तत्कालीन राजनीतिक देते। तो इस प्रकार यह ध्यान देना होगा कि सन 1918 से शुक्ल जी सम्मिलित परिवार का बोझ उठा रहे थे। इस परिवार में शुक्ल जी और उनकी श्रीमती के अलावा विमाता, 2 भाई, 1 बहन, 1 भतीजा और अपने 6 बच्चे थे। वेतन था 60 रुपये, जिसमें से 15 मकान किराए के निकल जाते, 10 बच्चों की पढ़ाई के, शेष से परिवार के 13 प्राणियों का पालन पोषण, दवा दारू सब निभाना था। मैम की संतानों और मटर पिल्ले का दूध और गोश्त इसी से आता था। घर का खर्च चलाने के लिए शुक्ल जी परीक्षा काफियाँ जांचते, अनुवाद करते और यहाँ वहाँ लेखादि लिखते। कहाँ तो यह भी जाता है कि दूसरों के नाम से भी काफ़ी लिखते रहे। सन 1921 में दमे का सिलसिला शुरू हो गया, बीमारी आ गई और सन 1924 में कब्ज और सिरदर्द की शिकायत, लेकिन उन्हें अपने लिए अवकाश न था। बाबू श्याम सुंदर दास ने एक लेख में लिखा है, उन्होंने कभी अपने रोग की उचित चिकित्सा करने की चिंता नहीं की। यहाँ तक कि अस्वस्थ रहने पर भी वे यात्रा करते और अपना काम करते रहते थे। जब तक सर्वथा अशक्त न हो जाते वे अपने कामों से विरत न होते थे। शुक्ल जी बड़े संकोची थे, जिससे बहुत से कुचक्री उनसे अपना
काम निकाल लिया करते थे। सन 1919 में शुक्ल जी को मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय में बुला लिया। अलवर नरेश के विशेष आग्रह पर 1924 में कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय से विशेष अवकाश लेकर आचार्य अलवर गए। 1937 में शुक्ल जी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस बीच रहस्यवाद संबंधी अपने विचारों को लेकर शुक्ल जी साहित्य की नवीन धारा के रचनाकारों के कोपभाजन बन चुके थे। छायावाद रहस्यवाद के विरोध में प्रकृति प्रबोध 1923 में लिखा और पाखंड प्रतिषेध 1928, इस प्रकार शीर्षक कविताएं प्रकाशवाद 1926 और 1929 के ऐतिहासिक वर्ष में हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य में रहस्यवाद शीर्षक पुस्तक सामने आई। 1930 में मनोविकार संबंधी लेखों का संग्रह विचार वीथी नाम से छपा। 1935 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन की साहित्यिक परिषद के सभापति चुने गए। 1939 में चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 प्रकाशित हुए। 1941 में नागरिक प्रचारिणी सभा के सभापति बनाकर आपके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। इसी अवधि में आपने सूरदास और रसमीमांसा पर कार्य किया। सन 1941 की जनवरी में रामचंद्र शुक्ल को तेज दमा उभरा, चिकित्सा हुई, कुछ ठीक हो गया, पढ़ाने लगे। 31 जनवरी तक भी पढ़ाने जाते रहे। 31 जनवरी तक भी पढ़ाने जाते रहे, लेकिन 31 जनवरी की रात श्वास कष्ट फिर शुरू हुआ। चिकित्सा अकारत गई और 2 फरवरी 1941 को रात 9:30 बजे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सांस ली। मणिकर्णिका घाट पर 3 फरवरी 1941 के 2:30 बजे आपका अंतिम संस्कार किया।